गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बालक, आप सभी के लिए आज का मैं ये वीडियो, चूंकि मैं एब्सेंट हूँ इसीलिए कुछ देर पहले ये वीडियो आपको रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। ओके, तो सभी बच्चे शांति से इस हिंदी बैच को कंप्लीट तरीके से आज के इस क्लास को देख लेंगे, है ना। चूंकि हम हर एक पहलू को उसी तरीके से कराएंगे जैसे हम पहले कराते हैं, लगातार लाइव सेशन में जो चल रहा था। बस ये सेशन आपके लिए हम लाइव क्लास से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि इन चीजों को आप टाइम से देख पाए। ओके, आपका नहीं चाह रहा हूं मैं लगातार छुट्टी हो जाए। ओके, नौ बालक, आइए हम आज चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक को, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स। सोर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स, स्रोत आप कह सकते हो, ऊर्जा के स्रोत के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब बालक, स्रोत तो बहुत प्रकार होते हैं एनर्जी के सोर्स के। स्रोत तो आप हाइड्रो पावर प्लांट भी है कि नहीं, आपका थर्मल पावर प्लांट भी है, लेकिन यहाँ जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं इस सोर्स को अपन सिर्फ करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के द्वारा बोलते हैं कि हमको यूज यहाँ पे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का जो सर्किट में एप्लीकेशन होते हैं। हम वहां पे कन्वेंशनल मतलब कि सोलर पावर प्लांट, ये सब प्लांट की वो भी टाइप्स ऑफ सोर्स है, लेकिन हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स ही हम सर लगा के सर्किट को सॉल्व करते हैं, तो हम उन्हीं की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। सो बालक, अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स एज पर आवर नीड, जैसे टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो कभी सोचना बालक, कंडक्टर के टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के कितने प्रकार, तो हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ लेते हैं क्या, चालक, कुचालक, अर्धचालक। लेकिन क्या मैकेनिकल वाला ये पढ़ेगा नहीं। तो हम क्यों तीन प्रकार से बांटते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कैसे कैसे जरूरत होता है, किसमें धारा बढ़िया जाता है नहीं जाता, उसके आधार पर बांट लेते हैं। लेकिन मैकेनिकल वाला क्या करना ना, हमको ये सब नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल की ताकत कितनी बढ़िया है, किस पे पटरी बनाए, किस मटेरियल का पटरी बनाया सकता, और किस मटेरियल से सिर्फ क्रेन बनाया जा सकता। तो अलग अलग चीजें, डिमांड वहां पे वो स्ट्रेंथ देखता है, लेकिन हम देखते हैं किसमें बढ़िया धारा बहता है। तो एक ही चीज को हम अलग तरीके से बांटते हैं, कोई और अलग तरीके से बांटता है। सिमिलरली स्रोत के बहुत सारे प्रकार है, सोलर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है ना, बहुत सारे हैं। तो हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप पावर सिस्टम में पढ़ेंगे, पावर प्लांट, है ना। यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स की, जो हम सर्किट में लगाते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें, जैसे वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और दूसरा बच्चा करंट सोर्स, दूसरा करंट सोर्स, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स हम सर्किट में ही यूज करते हैं, वोल्टेज सोर्स, और दूसरा करंट सोर्स। अब जब आप जाओगे ना वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में, तो ये भी फिर दो तरीके से बट जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, दो तरीके से बट जाते हैं बालक। आइए, ये भी दो तरीके से बट जाते हैं। और सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे, करंट सोर्स को देखेंगे, तो ये भी दो भागों में बट जाता है। तो कौन कौन सा भाग है, एक कहलाता है, देखना बच्चा, एक कहलाता है आइडियल यानी आदर्श वोल्टेज स्रोत, और दूसरा कहलाता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, है ना। एक होता है आदर्श, मतलब एकदम परम, जिसमें कोई प्रतिरोध ना हो, है ना। और एक होता है प्रैक्टिकल, जो हम लोग डेली यूज में लाते हैं सोर्स। ओके, अब आदर्श वोल्टेज सोर्स एक ऐसा वोल्टेज सोर्स होता है बालक, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की बात करें, तो एक आदर्श वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें, तो जैसे बालक ये एक सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि वोल्टेज सोर्स है। अब इस आदर्श वोल्टेज सोर्स में ना,
जैसे हमने एक दिन दिखाया था आपको सर्किट सॉल्व कर रहे थे, तब बोले बैटरी के साथ आंतरिक प्रतिरोध होता है, यानी वो बैटरी क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, उसका आंतरिक प्रतिरोध प्रैक्टिकली होता है। हम कोई भी बैटरी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जरूर है कि कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो उसी बैटरी में अगर वो 10 वोल्ट का है तो 0.2 वोल्ट 0.3 वोल्ट उसी में ड्रॉप हो जाता है। क्लियर? तो आदर्श जो वोल्टेज सोर्स होता है उसमें कोई भी ड्रॉप नहीं होता, जो वोल्टेज दिया बस उतने रहेगा। लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा प्रैक्टिकली नहीं, ये आदर्श हम आइडियली मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हम आदर्श किसी सर्किट में ऐसा लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात करें तो उसमें हमेशा प्रतिरोध रहेगा। तो किसी सर्किट को सॉल्व करना हो तो सिर्फ आप वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये देखिए, कभी आप देखा, आपने सर्किट देखा होगा, हम यहाँ लिखेंगे 10 वोल्ट, लोड लगा हुआ है यहाँ पे 10 ओम का, तो बटे ये धारा कितना, तो आप बोलोगे 1 एम्पियर। धारा कितना होगा? 1 एम्पियर, 10/10। लेकिन कभी इस पे जिक्र किया इसका प्रतिरोध, इस बैटरी में कुछ यहाँ भी ड्रॉप होगा? नहीं। तो अगर हम करते तो किसी सर्किट को जब हम खासकर सॉल्व करते हैं बालक, तो वहां पे क्या करते हैं, हम आइडियल सर्किट ही लगाते हैं। हम ये मानते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ का इंटरनल सर्किट मत लेके रखिए, नहीं तो कंप्लेक्सिटी आएगी सर्किट को सॉल्व करने में। इसीलिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए आदर्श हम मान लेते हैं कि उसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। लेकिन कोई भी इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसमें बालक प्रैक्टिकली के अंदर ही कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। मतलब कोई ऐसा बैटरी नहीं हो सकता जिसमें कुछ इंटरनल ड्रॉप ना हो। अगर 50 वोल्ट का है तो हो सकता है 0.01 वोल्ट ही ड्रॉप हो उसी में, और टर्मिनल पे मिलेगा 50 में से वो 0.01 वोल्ट घट के, लेकिन वो होगा जरूर। क्लियर? तो प्रैक्टिकली तो आपको कि इसको पढ़ते क्यों है? पढ़ते इसलिए क्योंकि हमको सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि कोई बैटरी हमने जो बनाया है ना, उसमें कहीं आइडियल की तुलना में ज्यादा ड्रॉप तो नहीं हो रहा। मान लो ये आइडियल है 10 वोल्ट, ये बैटरी क्या है, आइडियल कोई 10 वोल्ट, और यहाँ एक मैंने बैटरी बनाया 10 वोल्ट का, लेकिन इसी के अंदर जो खर्चा हो जा रहा है वो 5 वोल्ट हो जा रहा है। मान लो इस बैटरी के अंदर ही खर्चा क्या हो जा रहा है, 5 वोल्ट खर्चे हो जा रहा है, तो बचा कितना, 5 वोल्ट ना बचा। तो ये कोई बढ़िया बैटरी बनाया आपने? नहीं, खराब बनाया। तो कौन डिसाइड किया कि आपने खराब बनाया? आइडियल। क्योंकि आइडियल कहता है कि अगर इतना इतना सब कुछ कर दोगे तो 10 वोल्ट बनना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं 10 नहीं 5 मिल रहा है, आधा खर्चे हो रहा है। तो आइडियल के तुलना में प्रैक्टिकल बैटरी या कोई भी सिस्टम कितना बेहतर है, हम ये कंपेयर करने के लिए आइडियल की चीजों को पढ़ते हैं। क्लियर? जबकि आइडियल चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी इस वॉच की भी बैटरी अगर होगी ना, अगर वो मान लो कि 0.5 वोल्ट दे रहा होगा सपोज दैट, तो उस बैटरी के अंदर 0.001 वोल्ट तो कम से कम ड्रॉप हो ही जा रहा होगा, है कि नहीं? वो प्रैक्टिकली होता ही होता है। ठीक है ना? तो आई होप सो आप समझ गए। तो आइडियल चीजों की चर्चा क्यों होती है, चाहे आप आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जो हमने ट्रांसफार्मर बनाया, कहीं ऐसा अगर 10 kVA का है, मान लो 10 kVA का है, कहीं ऐसा तो नहीं जो हमने डिजाइन किया कोई आइडियल ट्रांसफार्मर 10 kVA का है और आपने बनाया जब उसी सब कुछ कंडीशन के आधार पे मानते हुए आपका बना 5 kVA का। अब सोचोगे यार ये तो 5 kVA का हमारे पास लॉस जा रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब आइडियल अगर 10 kVA है तो हम बनाएंगे जो ट्रांसफार्मर तो बनाएंगे 9.95 kVA का, यानी आइडियल के करीब हो। तो आइडियल हम कंपेरिजन करने के लिए बनाते हैं कि ये आइडियल के तुलना में कितना क्षति है, कितना इसमें हानि है, कितना इसका परफॉर्मेंस खराब है, इसलिए आइडियल को स्टडी करते हैं। चाहे आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल मोटर होता तो क्या होता, ये सब बात करते हैं। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल है, और सर्किट में हम आइडियल ही खासकर यूज करते हैं। जब तक प्रैक्टिकल प्रतिरोध ना दे दे किसी सर्किट का तो हमेशा आइडियल ही रहता है। कभी अलग से आप इसमें रेजिस्टेंस जोड़ते हो? नहीं जोड़ते, है ना? तो इसको बोलते हैं आदर्श वोल्टेज सोर्स, यानी आइडियल। आदर्श को हिंदी में क्या बोलेंगे? आइडियल। दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तो आपने देखा ही है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तो आपने बालक देखा ही है, जैसे कि ये आपको एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिख रहा है बालक। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मतलब इसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध आपको दिखाना पड़ेगा, इसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध बालक आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है? तो एक आइडियल हो गया और एक प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे इसका VS वोल्टेज। ठीक है? सिमिलरली अगर आप आएंगे करंट सोर्स के लिए
तो करंट सोर्स में भी क्या होगा बालक, इसमें होगा एक आदर्श करंट सोर्स, यही चीज को लिखना है। अब क्या करना है, जहां पर आप करते थे वोल्टेज, वहां पे कर दीजिए आप करंट। आदर्श धारा के स्रोत और प्रैक्टिकल धारा स्रोत, है कि नहीं। अब आइडियल जब आप लिखोगे बालक, तो करंट सोर्स को तो आप ऐसे लिखते हो, आइए करंट सोर्स क्या लिखते हो ऐसे। अब एक चीज समझना, जब आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें, करंट सोर्स की बात करें, तो आप ये चीज ध्यान रखिए, करंट सोर्स में कभी भी दूसरे ब्रांच का करंट नहीं आता, इसके पैरेलल में इनफाइनाइट प्रतिरोध होता है। इस करंट सोर्स के पैरेलल में क्या होता है, इनफाइनाइट। क्योंकि एक करंट सोर्स से अगर कोई धारा गुजरा तो अपना ही करंट फिर बैक लेगा, किसी और ब्रांच का करंट नहीं आता। इसीलिए करंट सोर्स में क्या होता है, हम हाई रेजिस्टेंस दिखाते हैं, आइडियली हाई, मतलब किसी और ब्रांच का धारा इसमें नहीं गुजर सकता। मतलब समझिए, अगर कोई करंट सोर्स यहाँ पे 3 एम्पियर है ना, और एक वोल्टेज सोर्स बाबू है 2 वोल्ट वोल्ट का, 2 वोल्ट का, तो देखो, और यहाँ भी एक प्रतिरोध दे देता हूं मैं, है ना, यहाँ भी आगे प्रतिरोध सर्किट जा रहा है। तो करंट सोर्स का एक नेचर क्या होता है, ध्यान से देखिए, कि ये अपनी धारा को किसी वोल्टेज सोर्स होकर गुजार सकता है और आगे भी गुजारेगा, है ना, वोल्टेज सोर्स से भी गुजारेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, प्रतिरोध नहीं के बराबर होता है। अगर प्रैक्टिकल होगा तो बहुत कम होगा, और आइडियल होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस इधर से भी धारा गुजारेगा कि नहीं, और आगे भी गुजार दिया। लेकिन एक वोल्टेज सोर्स कभी चाहेगा करंट सोर्स से धारा गुजारना, अगर देखते हैं तो यहां से आप चाहोगे इधर भी जाएगा और इधर भी, लेकिन जब इधर जाने की कोशिश करेगा तो इधर कभी करंट सोर्स जाने नहीं देता। क्यों नहीं जाने दिया, तो हमको बाद में पता लगता है कि करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बहुत ज्यादा, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो आइडियल इनफाइनाइट होता है, मतलब किसी और ब्रांच का करंट तो जा ही नहीं सकता, ये सोचना भी इम्पॉसिबल है। क्लियर? तो लेकिन ये जो प्रतिरोध होता है इस करंट सोर्स के पैरेलल में लगा होता है, आपको ये दिमाग में रखना है। क्या करता है, करंट सोर्स के पैरेलल में। तो यहाँ पे आर तो है, पर ये इंफिनिटी होता है, बहुत ज्यादा मान होता है आर का, ताकि किसी और ब्रांच का करंट कभी आने के लिए दूर दूर तक सोचे भी ना। तो टोटल एक सोर्स, वोल्टेज सोर्स देखिए इस सर्किट में लगा है, पर सिर्फ धारा किधर भेज रहा है, आगे की ओर भेज रहा है, ये कभी इधर भेजेगा नहीं। अब यही सब है कॉन्सेप्ट। जब क्वेश्चन में ये दोनों लगेगा रहेगा, बच्चा सॉल्व भी नहीं करेगा। अरे बच्चा कितना बढ़िया तो है, एक करंट इधर भी गुजारेगा उधर आगे भी भेजेगा, लेकिन वोल्टेज सोर्स इधर नहीं भेज पाएगा। तो आप कभी भी किसी के कारण कितना करंट जा रहा है आसानी से निकाल सकते हैं। तो इंप्लीमेंट बच्चा नहीं कर पाता, इसीलिए हम बारीकी से हर चीज को समझाते हैं, आपके लिए सर्किट बहुत आसान हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल को हम धुआं कर देंगे। क्लियर? आइए बात क्लियर। अब ये रहा आदर्श यानी आइडियल धारा स्रोत, और यहां पे प्रैक्टिकल धारा स्रोत के लिए आते हूं, तो करंट सोर्स तो है, लेकिन यहां भी आर का मान है, पर ये इन्फिनिटी नहीं होगा। जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो कितना प्रतिरोध है उसको हम माप सकते हैं, 10 किलो ओम, 20 किलो ओम, 10,000 ओम, 10 लाख ओम, 10 करोड़ ओम। तो प्रैक्टिकली तो हम माप ही सकते हैं। आइडियल बोलते हैं कि आइडियल है तो लाखों करोड़ों होगा, मतलब कि इसको माप ही नहीं सकते, इतना ज्यादा हाई है प्रतिरोध। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम बात करेंगे तो भाई 10 ओम होगा तब भी नाप लेंगे, और 10 लाख ओम होगा तब भी हमारे पास मापने का सिस्टम होता है। तो प्रैक्टिकली हम बात करते हैं कि बहुत हाई यानी उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है किसी करंट सोर्स का, किसी करंट सोर्स का। ये वोल्टेज सोर्स, ये प्रतिरोध, वोल्टेज सोर्स। क्लियर बालक? अब आपसे पूछेगा एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध कितना होता है। बालक कुछ प्रतिरोध लगा है क्या, तो प्रतिरोध कितना होता है,
0। ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछता है, पूछेगा एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, यानी जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकल किसको कहते हैं? जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो बैटरी आप बना रहे हो वो प्रैक्टिकल है। और जो आइडियल है मतलब उसमें कह रहा है कोई ड्रॉप ही नहीं, ऐसा कोई सर्किट ही नहीं होता, ऐसा कोई बैटरी नहीं होगा, तो उसको आइडियल बोलते हैं, तो उसमें प्रतिरोध नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर वेरी लो, ये क्या होता है, इसमें होता तो है पर बहुत कम प्रतिरोध होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। वेरी लो, बहुत कम, बहुत कम प्रतिरोध होता है। क्लियर बालक? बहुत कम प्रतिरोध होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको एग्जाम में और क्या प्रश्न पूछ लेता है यहां से कि वोल्टेज सोर्स के अंदर जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, अच्छा इसी का नाम हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इस वोल्टेज सोर्स में अंदर अंदर ये आपको बैटरी में कोई बाहर से आप प्रतिरोध लगाते हैं क्या? नहीं, वो इंटरनली ही, चाहे वो किसी केमिकल के कारण या किसी मेटल्स के कारण, किसी जिंक के कारण उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध जन्म ले लेता है, और उससे जब धारा गुजरता है तो वोल्टेज ड्रॉप करने लगता है, वही ना। तो इसी को आंतरिक, हिंदी में आंतरिक प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते बालक? आंतरिक प्रतिरोध। ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है सर? ये आंतरिक प्रतिरोध को इंग्लिश में इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, किसी डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या हुआ? बहुत कम प्रतिरोध होता है। अच्छा बालक, एक एग्जाम में और प्रश्न पूछता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी वोल्टेज सोर्स का, वो सर्किट के किस साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ किस में कनेक्ट होता है? तो देखिए ये सीरीज में कनेक्ट है ना, तो यह सीरीज में कनेक्ट होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको मेंशन है, यह R1 सीरीज में जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा होता है बालक? सीरीज में। लेकिन आपको बोलेगा एक आदर्श धारा का प्रतिरोध जो होता है, एक क्या होता है बालक? आदर्श धारा का जो प्रतिरोध होता है, यानी आइडियल करंट सोर्स का जो प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है? इनफाइनाइट। ये क्या है? ये देखिए इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा अनडिटरमाइंड, है ना। लेकिन आपसे पूछेगा ये एक करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो किसमें कनेक्ट होता है? तो करंट सोर्स के सीरीज पैरेलल में। ये किसमें कनेक्ट होता है? पैरेलल, मतलब समांतर में जुड़ा होता है, समानांतर में जुड़ा होता है। समानांतर में क्या होता है? जुड़ा होता है। समानांतर में क्या होता है बालक? जुड़ा होता है। समानांतर में क्या होता है? जुड़ा होता है। समानांतर में क्या होता है? जुड़ा होता है। अब आइए, अब यहां पे आइए, प्रैक्टिकल धारा सोर्स, मतलब प्रैक्टिकल ही है, प्रैक्टिकल में भी ये समांतर में ही जुड़ा रहेगा, लेकिन ये बहुत उच्च होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाखों ओम भी होंगे तो हम उसको मेजर कर लेते हैं, तो हम कह देंगे बहुत हाई होता है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट ओम है, नहीं जी, प्रैक्टिकली तो अरबों ओम होगा तो हम उसको माप लेंगे, ठीक है ना। तो हाई रेजिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकली हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। आर का मान क्या होता है? हाई, और ये भी इसके क्या होता है? पैरेलल में लगा होता है। क्लियर? तो बहुत सारे प्रश्न यहीं से बन जाते हैं, आपको इसका भी ध्यान रखना है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब आइए, अब आइए बच्चा, हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। क्या पढ़ेंगे? डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। हालांकि अगर हम इसमें और भी चीजों को पढ़ेंगे तो देखो बालक, एक प्रैक्टिकल बैटरी जो होता है, अगर ये 10 वोल्ट का भी है, मान लो ये आइडियल अगर 10 वोल्ट का है, तो ये लोड को सीधे 10 वोल्ट दे देगा। इसके साथ अगर कोई लोड लगा देंगे, ये देखो समझने की चीजें हैं, यहां मैं एक लोड कोई बल्ब लगा दूंगा तो इसको कितना मिलेगा? पैरेलल में 10 वोल्ट। कितना मिलेगा? 10 वोल्ट। लेकिन जब एक आइडियल बैटरी सोर्स भी 10 वोल्ट का हो और इसको पैरेलल में अगर मैं बल्ब लगा दूं तो क्या इसको 10 मिलेगा?
आपको क्या हाँ मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी 10 वोल्ट का, ये भी 10 वोल्ट का, लेकिन जब इससे धारा गुजरेगा बालक, जब इससे धारा गुजर के आएगा तो कुछ ना कुछ धारा तो यहाँ बैटरी अपने में खर्च कर लेगा। मान लो ये प्रतिरोध भले ही 0.01 ओम है, लेकिन जब धारा 1 ओम से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ करंट और रेजिस्टेंस मिलकर गुना हो जाएगा। तो ये यहीं का खर्चा कर दिया ना, ये भेजना चाहता था 10, लेकिन अपने में ही कुछ खर्च कर दिया। क्या कर दिया? मान लो अगर 1 वोल्ट खर्च कर दिया या आधे वोल्ट खर्च कर दिया, तो 10 में से आधा वोल्ट खर्चा हुआ तो इसको कितना मिला? 9 वोल्ट, 9.5 वोल्ट। और जबकि आइडियली में क्या मिला था? 10। तो प्रैक्टिकली में यही होता है कि बैटरी में खुद ही कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, तभी जाके वो डिलीवर करता है। किसमें? लोड पर डिलीवर करता है, यानी इस बल्ब को 9.5 ही वोल्ट डिलीवर कर पाएगा। क्लियर है? अब बालक हम समझेंगे डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स, है ना। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। ये जितने सोर्स थे, ये जितने सोर्स थे बच्चा, हमने ये पढ़ा किसके? क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स के बारे में। ये सारे इंडिपेंडेंट सोर्स है। मतलब क्या? इसको बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट सोर्स। तो सोर्स के जो ऊर्जा के क्लासिफिकेशन है मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट सोर्स, एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करके आपको समझाऊं तो बड़ी आसान से समझ पाएंगे, बड़ी आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। 1 सेकंड के लिए समय दे दीजिएगा वाला, 1 सेकंड के लिए समय दे दीजिएगा, आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। आइए, चूंकि जगह कम पड़ता है, अब इसको मैं आपको समझा देता हूं। एकदम सब समझ जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए बालक, आइए। दो ऊर्जा के जो स्रोत है बालक, ऊर्जा के जो स्रोत है वो मुख्यतः, अब बता रहा हूं चीजों को, 2 प्रकार से होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कहलाता है, एक कहलाता है इंडिपेंडेंट सोर्स। अभी मैं बताता हूं, इंडिपेंडेंट सोर्स, और एक कहलाता है डिपेंडेंट सोर्स। एक क्या कहलाता है? डिपेंडेंट सोर्स। तो एक हुआ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो ऐसा सोर्स जो किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो। ये देखिए, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये एक इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। जितना वोल्टेज का ये अपने तरीके से देगा। ऐसा नहीं कि ये दे रहा है कभी 20 वोल्ट हो जाए, कभी 5 वोल्ट हो जाए, परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको डिपेंडेंट, अपने पे बोलेंगे डिपेंड है ये भी करंट सोर्स जितना देगा वही देगा, डिपेंड है, ये अपने पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट सोर्स में करंट वोल्टेज का इस तरीके से सोर्स होता है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंड है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र सोर्स। ये क्या है? स्वतंत्र स्रोत है। तो और दूसरा जो होता है बच्चा, वो डिपेंडेंट सोर्स होता है। दूसरा वाला क्या होता है? अब आसानी से समझ में आ रहा है आपको। दूसरा वाला क्या होता है बच्चा? डिपेंडेंट सोर्स मतलब निर्भर करने वाला स्रोत, निर्भर करने वाला स्रोत, किसी और पर निर्भर करने वाला स्रोत। तो अब समझिए चीजें, अब तक जितने पढ़ा था आपने वो इनडिपेंडेंट था, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा था, स्वतंत्र वाला सोर्स था। अगर 10 वोल्ट है तो 10 रहेगा, 5 रहेगा तो 5 रहेगा, 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर रहेगा। ये कभी बदल नहीं सकता, चाहे सर्किट में कुछ होता रहे, लोड बढ़ता जाए घटता जाए, प्रतिरोध घटता जाए बढ़ता रहे, इस सर्किट के सोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सोर्स है कि सर्किट में कुछ वैल्यू अगर बदल जाए तो उसका सोर्स का मान भी बदलता है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। अब क्लियर होगा कि नहीं? नहीं तो एक के साथ अगर सबको लेके चलते तो आप होच पोच हो जाते कि चल क्या रहा है। अब आपको सब चीज क्लियर होगा, अब बालक आपको सब कुछ क्लियर होगा। आइए, अब पहला वाला में हमने ये पढ़ लिया, ये हमने क्या किया? पहला। अब क्या पढ़ेंगे? दूसरा। अब क्या पढ़ेंगे?
दूसरा, तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है बालक, दूसरा वाला है हमारे लिए डिपेंडेंट, मतलब जो दूसरे पर निर्भर करे, डिपेंडेंट। दो तरीके के सोर्स होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन तो आपको इंडिपेंडेंट से बन जाता है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन कई बार सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स से भी दे देता है। ऐसा वाला सर्किट, ऐसा वाला दे देगा, ऐसा वाला सोर्स आपने देखा होगा, है ना। हम उस पर अब चर्चा करते हैं। तो बालक डिपेंडेंट सोर्स भी दो चार तरीके से मुख्यतः होते हैं। ये कितने तरीके से, चार प्रकार के। ये कितने प्रकार के, चार प्रकार के। ये मुख्यतः चार प्रकार के। अब कौन कौन है देखिए, पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट। सबको समझाऊंगा, अपने समझ में आएगा। वोल्टेज सोर्स, अभी सबको हिंदी इंग्लिश भी कर दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम टेंशन नहीं लेना, सबका हिंदी इंग्लिश भी हो जाएगा आपके लिए, टेंशन नहीं लेना। दूसरा वोल्टेज डिपेंडेंट, दूसरा क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट इससे अच्छा है, वेट, वोल्टेज सोर्स को दोनों बार रहने देता हूं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज, क्या कर देता हूं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज। अब आइए, अब आइए, अब आइए, अब आइए, अब आइए बालक, अब समझ लो। अब सबको हिंदी में भी लिखूंगा, डोंट वरी, एकदम टेंशन नहीं लेना बालक। तीसरा है, अच्छा वोल्टेज सोर्स वाला दोनों काम हो गया, वोल्टेज सोर्स वाला। अब करंट सोर्स, अब क्या होगा, करंट सोर्स। तो करंट, करंट डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। और चौथा, करंट सोर्स तो रहेगा ही, क्या रहेगा, करंट सोर्स तो बालक रहेगा ही, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो ये चार तरीके के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। अब समझो यहाँ पे बालक, अगर किसी को हिंदी में दिक्कत आ रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी वोल्टेज का स्रोत है लेकिन वोल्टेज पर निर्भर करने वाला वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे क्या लिखूंगा, वोल्टेज पर निर्भर करने वाला वोल्टेज। बताइए, एक का अगर हिंदी समझ गए बालक तो सबको लिखना जरूरी है क्या, ये क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब सोर्स वोल्टेज का है लेकिन करंट पर डिपेंड कर रहा है, किसी ब्रांच के करंट पर निर्भर कर रहा है। अब यहां पे देखिए, करंट सोर्स है लेकिन करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब है करंट सोर्स लेकिन किसी और ब्रांच के करंट पर निर्भर कर रहा है। और यहां भी क्या है, करंट सोर्स है लेकिन वोल्टेज डिपेंडेंट, किसी और ब्रांच के वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है ये करंट सोर्स, मतलब है सोर्स
यहाँ वोल्टेज सोर्स है लेकिन ये परिवर्तित हो सकता है, इसका मान फिक्स नहीं है। अगर 4 ओम वोल्ट है कहीं तो कभी 8 वोल्ट हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे डिपेंडेंट सोर्स, है ना, वेरिएबल सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे है वोल्टेज सोर्स लिखा हुआ, लेकिन ये 4 वोल्ट का अगर है, हो सकता है ये भी कभी 8 वोल्ट हो, लेकिन ये निर्भर करा किसी और ब्रांच के करंट पर। ये भी वोल्टेज सोर्स था, निर्भर करा किसी और ब्रांच के वोल्टेज पर। अब यहाँ पर देखिए करंट सोर्स है लेकिन निर्भर करा किसी और ब्रांच के करंट पर। तो अब आइए एक एक करके करते हैं। तो देखिए बच्चा, अब किसको कैसे लिखना पड़ेगा, बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, इसके माने को नहीं समझ पाता है कि किसको कैसे लिखूं, क्योंकि सब जगह ऐसा ही देखता है, कभी इसमें ऐसा रहता है और कभी ऐसा रहता है। बच्चों के साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन, कहीं 4 आई रहता है, कहीं 3 आई रहता है। अब समझ नहीं आता करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब आइए हम समझा रहे हैं आपको, कभी आज जो समझ जाइएगा तो फिर जिंदगी में कभी नहीं बोलिएगा। आइए देखिए क्या है, जब कोई सोर्स लिखा रहे तो वैसा सोर्स का सर्किट बना दीजिए। ये लिखा है वोल्टेज सोर्स है हम, तो वोल्टेज सोर्स आपने देखा है प्लस माइनस के रूप में रहता है, यहाँ भी आइए वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस के रूप में, और धारा वाला सोर्स को एरो के रूप में। धारा वाला क्या होता है, एरो के रूप में, और बैटरी वाला वोल्टेज सोर्स आपको ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे क्या बोला, वोल्टेज सोर्स, आप वोल्टेज सोर्स लिख दीजिए। यहाँ भी क्या बोला, वोल्टेज सोर्स था, आप वोल्टेज सोर्स लिखिए। एकदम देखिए कभी नहीं भूलने वाला ट्रिक बताऊंगा, है ना। यहाँ क्या बोला, करंट सोर्स बोला है, तो करंट सोर्स कैसा होगा, ये डिपेंडेंट में हमेशा ऐसे आपको बनाना है ना, ऐसे इस टाइप का शेप, है ना, डिपेंडेंट को दर्शाता है। और ये एरो बता दिया करंट सोर्स, ये क्या बता है, करंट सोर्स है डिपेंडेंट का। और फिर क्या, फिर हो गया, इसको वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, ये वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, करंट सोर्स, लेकिन डिपेंडेंट वाला सारा सारा क्या है, डिपेंडेंट वाला। अब समझिए वाला, अब ये वोल्टेज सोर्स तो है लेकिन निर्भर किस पे कर रहा है, किसी और ब्रांच के वोल्टेज पर। किस पे, किसी और वोल्टेज डिपेंडेंट, किसी और ब्रांच के वोल्टेज पर ये सोर्स निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर के इंटू वी लिख सकते हैं, या सिर्फ आप वी लिख दो, आपको इच्छा कर रहा है तो आप वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वोल्टेज लिख दो। लेकिन क्या हम लिखते हैं कि वहां पे से यहाँ पर कितना गुना हो जा रहा है वोल्टेज, इस चीज को दर्शाते हैं। किसी और ब्रांच का वोल्टेज है 10 वोल्ट, और तो यहाँ पे के वो 10 इंटू दिस वैल्यू को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका जो होता है के इंटू V1, मान लो ये भी बताता है किसी और ब्रांच का वोल्टेज, अभी सर्किट से बताऊंगा। और ये वोल्टेज सोर्स है, तो क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट। यहाँ पे आप समझिए वोल्टेज, इसको देख के वोल्टेज डिपेंडेंट, सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे लिख दूंगा के इंटू आई, ये क्या कहेगा, सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स। तब पर डिपेंड किस पे, किसी और ब्रांच के I1 पे, किसी और ब्रांच के I1 पे, या यहाँ I2 लिख दूं, I5 लिख दूं, किसी और सर्किट के I5 से। ये अगर उसका मान बदलेगा तो ये भी मान बदल देगा, वोल्टेज सोर्स का मान बदल जाएगा। ओके, सो किसी और ब्रांच के करंट से निर्भर करता है, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे ये कैसा सोर्स है, करंट सोर्स, तो हम ये लिख सकते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या लिखेंगे, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और यहाँ पे के इंटू वी कर देंगे किसी और ब्रांच के वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये इस तरीके से 4 सोर्स होते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, आपको लगता होगा कि ये चीजें हो कैसे रहा होगा। हम चूंकि एनालिसिस पे विश्वास करते हैं और हम आपके दिमाग में उतारने की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि रट लो, कम से कम रटना, खाली ये दिमाग में रखना है कि भाई ये इस टाइप का जब सिंबल बनता है तो इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, अगर प्लस माइनस दिखेगा तो इंडिपेंडेंट, सॉरी इस टाइप का बनेगा तो डिपेंडेंट बोलते हैं, प्लस बना तो वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, एरो बना तो करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डिपेंडेंट में एक करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, एक वोल्टेज सोर्स को। जब आई लग गया तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जब वी लग गया तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जब आई लगा तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, जब वी लगा तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। आइए बात, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, सर ये होता कैसे होगा। मतलब कोई वोल्टेज सोर्स, हम कहते हैं कि इससे पहले देखते थे कि अगर ये वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है, कभी ये नहीं बोलते हैं कि ये 9 होगा, कभी अपने आप 4 हो जाएगा, 3 वोल्टेज हो जाएगा। कभी अगर ये सब बदलने लगे तो ओम्स लॉ हमारा काम करेगा। हम हमेशा ओम्स लॉ लगाते हैं V बराबर I इंटू R, तो प्रतिरोध फिक्स, वोल्टेज फिक्स, तो धारा निकाल देते हैं।
पता चला V बराबर आई आर निकालने आ गए, वोल्टेज 10 बैठा रहा, कोई इधर तो हो गया 5, तो काम हो गया, खत्म ना, कहानी हो गई। इसीलिए कोर्स किस टाइप का सोर्स है ये डिफाइन होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो यहां पर कांस्टेंट सोर्स था, यहां वेरिएबल सोर्स है। अब यहां पर समझिए कि ऐसा होता कैसे होगा किसी परिपथ में। आपको मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है किसी परिपथ। एक कॉइल यहां है, एक कॉइल यहां है बालक, समझिएगा एकदम बारीकी से समझिए। मान लो इस कॉइल में धारा जा रहा है आई, सपोज इस कॉइल में क्या जा रहा है, धारा जा रहा है। तो इसके कारण वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, है कि नहीं, कि जिस रफ्तार से आपका करंट का फ्लो हो रहा है और इंडक्टर का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। लेकिन अब समझो वोल्टेज क्या हुआ, एल डी आई बाई डी टी, तो वोल्टेज सोर्स आपको इसका में वोल्टेज है इतना। लेकिन सोचो जब इसी के आसपास कोई और वाइंडिंग हो और ये क्या किया हो, धारा दे रहा हो, इसी के आसपास क्या किया हो, कोई सोर्स हो, एक और कोई सर्किट हो और उसको इसने क्या किया हो, धारा दिया हो, तो जब धारा देंगे तो ये भी क्या होगा, फील्ड उत्पन्न करेगा। अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज और समझना है, जब इसको भी जब धारा दिया गया होगा, जब इसको भी धारा दिया गया होगा तो ऑब्वियसली फील्ड बनाया होगा। ये क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इस सब की चर्चा आगे आप लोग के लिए भी करेंगे। ये भी क्या बनाता है, फील्ड बनाता है, फ्लक्स सेट करता है, फ्लक्स बनाता है। अच्छा जब इसके इर्द गिर्द आसपास ही या इसी सर्किट से कनेक्टेड किसी इंडक्टर में फिर से वही धारा गुजर रहा है या कोई अलग वैल्यू का धारा गुजर रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब यही फ्लक्स क्या करता है ना बालक, इसके फ्लक्स को इंपैक्ट करता है, क्या करता है, इसके फ्लक्स को इंपैक्ट करता है, क्या करता है, इंपैक्ट किया। अगर ये इंपैक्ट किया तो समझो ये फ्लक्स इसको इंपैक्ट किया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये धारा। ये धारा जितना ज्यादा होगा इसका फ्लक्स उतना बढ़ेगा, और ये फ्लक्स जितना ज्यादा होगा ये इसके फ्लक्स को डिस्टर्ब कर सकता है। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि एक फ्लक्स दूसरे को या तो सपोर्ट कर देगा या विरोध कर देगा, या तो यहाँ का फ्लक्स को बढ़ा देगा या फिर यहाँ के फ्लक्स को घटा देगा। क्या होगा, यहाँ के फ्लक्स को या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। अब सोचो ये सर्किट कितना बढ़िया से चल रहा था, लेकिन पड़ोसी में कुछ अगर घटनाएं घट रही है तो उसका इंपैक्ट तो आपके बगल वाले पड़ोसी पे पड़ेगा ही। वही स्थिति होता है ऐसे सर्किट में कि अगर इसमें करंट खूब बढ़ रहा है, मान लो कोई ने बढ़ा दिया, ये बेचारा अपना बैठा होकर वोल्टेज इतना निकाल लिया था, तो फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ का फ्लक्स का वैल्यू हो सकता है कि एडिटिव नेचर होगा तो बढ़ गया, अगर कुछ इसी लाइन को फ्लक्स को सपोर्ट कर दिया तो बढ़ जाएगा, या फिर फ्लक्स क्या होगा, घट जाएगा। तो वोल्टेज का एक और फॉर्मूला है, E बराबर एन डी फाइव बाई डी टी। क्या फॉर्मूला है बालक, एन डी फाइव बाई डी टी। यानी यहाँ का इंडक्टर का वोल्टेज इस पे भी तो निर्भर करता है, टर्नों की संख्या और रेट चेंज ऑफ फ्लक्स बटा टाइम। अच्छा पहले बड़ी खुशी खुशी अपने फ्लक्स के कारण यहाँ वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था, बड़ी खुशी खुशी क्या हो रहा था, अपने वोल्टेज के कारण उत्पन्न कर रहा था, मान लो 10 वोल्ट उत्पन्न कर रहा था। लेकिन ये पड़ोसी आके इस बगल वाले पड़ोसी को हिट किया या इंपैक्ट किया, उसके कारण क्या हुआ, अब देखो फ्लक्स के बढ़ने या घटने से, फ्लक्स के बढ़ने या घटने से अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, सपोर्ट किया, तो ये हायर एक्साइटेशन में जाएगा, इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। कहेगा यार अपन तो 10 वोल्ट थे, कोई आके बढ़ा गया, ऊर्जा दे गया तो 12 वोल्ट कर दिया। अब ये 12 वोल्ट जो है रिस्पॉन्सिबल किस पे हो रहा है, खुद से तो 10 था, अब ये वेरी कर रहा है, इसका वोल्टेज का मान क्या कर रहा है बालक, वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस सर्किट में करंट अगर बढ़ा दिया तो भाई यहाँ 12 हुआ, 14 हुआ, तो क्या हुआ, ये वोल्टेज सोर्स था जो 10 वोल्ट था और दूसरे ब्रांच के करंट पर निर्भर कर रहा, मतलब दूसरे ब्रांच करंट बढ़ा तो फील्ड बढ़ा, फील्ड बढ़ा तो इसको सपोर्ट किया और वो इसका इंपैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। उसका इंपैक्ट क्या दिख रहा है, तो या तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर डी फाइव बाई डी टी मान लो घटा रहा है, इसको काउंटर कर रहा है, इधर से एन जा रहा था उधर से एस जा रहा है, मान लो घटा रहा है चीजों को, रिजल्टेंट फ्लक्स घट रहा है इसके लिए, तो वो क्या कहेगा, भाई मेरा फ्लक्स कम हो रहा है। अब मेरा फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो कहेगा मेरा वोल्टेज कम हो रहा है। तो क्यों कम और ज्यादा हो रहा है कि अड़ोस पड़ोस में अगर बालक, सिंपल सी बात है, अगर आप एक समाज में रहते हैं और कोई जस्ट इमीडिएट घर में कुछ होता है, चाहे वो अच्छे काम करे तो आपका घर वाला या आप पड़ोसी वाले का भी इज्जत बढ़ता है, अगर वो गलत काम करेगा तो आप भी मुंह छुपाओगे, है कि नहीं, कि यार इनके पड़ोस में हम लोग रहते हैं, ये लोग गंदा काम कर रहा है यार,
है कि नहीं। तो ये सब चीज स्थिति बनती है ना, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। सिमिलरली अगर यहाँ धारा बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो इम्पैक्ट करेगा। तो इसके यहाँ के करंट और वोल्टेज बढ़ने से यहाँ का वोल्टेज में परिवर्तन देखा गया, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। और ऐसे ही सर्किट में बहुत सारा होता है। अब मशीन में सोचो, मशीन में कितने वाइंडिंग होते हैं? एक मोटर स्टार्टर की वाइंडिंग, एक रोटर की वाइंडिंग, इसका फ्लक्स उसका फ्लक्स लिखते होता है। आर्मेचर रिएक्शन वगैरह कितना पढ़ते हैं, और आर्मेचर रिएक्शंस होते हैं तो वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है कि नहीं। तो डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, और ऐसा ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे किसी और ब्रांच की धारा में परिवर्तन होने से हमारा धारा या हमारा वोल्टेज परिवर्तन हो गया। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट वाली चीजें। क्लियर बच्चा? यहां पर डिपेंडेंट वाली चीजें यहीं से आती है, यहीं से आती है। ये तो हो गया प्रैक्टिकली जो सही में किसी सर्किट में होता है। अब हम बात करते हैं सर्किट को देख के। आइए बालक, अब हम बात किसको देख के करेंगे? सर्किट को देख के। मान लो आपके घर में, आपके सर्किट में एक यहां पर सर्किट है, यहां पे एक सर्किट है, और यहां पे K इंटू V1 है, K इंटू V1 है। यहां प्रतिरोध है, यहाँ एक और सर्किट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है सपोज दैट, यहाँ पे R1 प्रतिरोध है। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा और प्रतिरोध है 2 ओम का। यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे एक सर्किट है। अब यहाँ पर कोई बोल रहा है वोल्टेज क्या है? V1। अब यहाँ पे वोल्टेज कोई क्या कर रहा है? V1। यहाँ पे R3। अब देखना बालक, अब देखना, मतलब समझना। तो डिपेंडेंट सर्किट कैसा हो जाता है? ये सोर्स कैसा है पहले तो आप इसको बताइए। सर ये सोर्स तो करंट सोर्स है। क्या है? करंट सोर्स है। लेकिन किस पे निर्भर कर रहा है ये करंट सोर्स? किसी और ब्रांच के सर्किट के वोल्टेज पर। तो क्या बोलेंगे? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट। अब पहले लिख दीजिए करंट सोर्स, और उससे पहले लगाइए किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। ठीक है। अब देखिए इस सर्किट में के का मान ये दर्शाता है कि मान लो ये 4 इंटू V1 होगा। के का मतलब आप समझ रहे हैं? 4 इंटू V1 हो सकता है, 3 इंटू V1 लिखा रहेगा, 2 इंटू V1 रहेगा, 10 इंटू V1, इसलिए के को लिख दिया है हमने। क्या किया? के को लिख दिया है। अब समझ लो जहां पे के का मान क्या है, यहां पर इस सर्किट में 4 दे दिया है। क्या दिया है? 4 दिया। अब सोचो इस सर्किट में यहां पर वोल्टेज का मान जैसे इसे बदलेगा, इस सर्किट के परिपथ में यहां का वोल्टेज का मान अगर 4 वोल्ट है तो यहां का वोल्टेज, ये करंट सोर्स का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना 4, 16 एम्पियर। क्या हो जाएगा? भले आपको दिख रहा है वोल्ट, गुना वोल्ट के कर रहे हैं, पर सोर्स कौन सा है? ये। तो बच्चा अगर ये 4 वोल्ट दिखा तो आपको इस सर्किट में पता दिखेगा क्या? 4 तो पहले सर्किट में दिया हुआ था कि जो भी वोल्टेज होगा वहां उसमें 4 से गुना करिए तो उतना करंट सोर्स होगा, और गुना 4 तो यहाँ पे 16 एम्पियर देना। ऐसा नहीं कि वहां वोल्टेज उठा के लाए तो यहाँ वोल्टेज लिख दिए, नहीं। तो सोर्स कौन सा है? करंट सोर्स है, तो एम्पियर में लिखना पड़ेगा। कितना हो गया? 16 एम्पियर। अब देखो वहां पे 16 एम्पियर हो गया, मतलब वो 4 इंटू V1 था। अब यहां पर मान लो किसी कारण से यहां का रेजिस्टेंस कोई चेंज किया तो यहां पे परिपथ में करंट का मान बदलेगा। इसमें अगर करंट का मान बदला तो यहाँ का वोल्टेज का मान बदलेगा, यहाँ का वोल्टेज का मान बदला तो यहाँ का करंट सोर्स का मान बदलेगा। बालक, करंट सोर्स का मान बदलेगा। क्लियर है? ऐसे होता है डिपेंडेंट सोर्स। तो सर्किट थ्योरी में हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो एग्जिस्टेंस कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर? रियल लाइफ में तो एग्जिस्टेंस कुछ इस प्रकार से होता है। तो मुझे लगता है कि किसी बालक को यहां तक कोई समस्या नाम की चीज नहीं होगी। यहां तक इस तरीके से सर्किट को आप देखना चाहिए। मैं इसको रफ नहीं करूंगा ताकि रहने दूंगा आपके दिमाग में, दूर दूर तक ये बातें हमेशा अटती रहे। आपको लगेगा कि हम इलेक्ट्रिकल सीख रहे हैं। आज तक आपने जो पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ एक किताब में था, रटने जैसी स्थिति थी। आज आप इलेक्ट्रिकल को रियल मायने में सीख रहे हैं, आपको अनुभव होगा। तो इस तरीके से बच्चा अब मुझे लगता है कि आप डिपेंडेंट सोर्स सर्किट को समझने शुरू कर दिए कि क्या होगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे आगे, ताकि हमारा क्वेश्चन और स्ट्रॉन्ग और बेसिक हो जाए। ध्यान रखना, अभी बहुत बेसिक चीजों को पढ़ना है, तब जाके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक से एक न्यूमेरिकल को आप लोग बना लोगे, बस कंडीशन है रेगुलरिटी बना के रखिए, एकदम चीजों को प्रिसाइज वे में पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, हर चीज को बेहतर तरीके से कीजिए। कभी आपको माइंड में लगता है कि कुछ और चीजों को लिखना चाहिए तो अपने द्वारा
कलमों से उस चीज को याद रखने के लिए अपने द्वारा भी हाथ से जरूर कॉर्नर पे लिख लिया कीजिए, कहीं A4 पेज में चीजों को जोड़ दीजिए, है ना। तो इस तरीके से एक बेहतरीन नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और एक दिन आप एक बेहतरीन टीचर हो जाएंगे, एक बेहतरीन मास्टर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में कलाकार हो जाएंगे। रियल बोलते हैं, पढ़िए चीजों को, मेहनत करिए, आप अच्छा कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए बेहतर से भी बेहतरीन हो और हम आपसे मिलेंगे। देखिए कंटेंट कितना कम डिलीवर हुआ, यहाँ पे दिख रहा है पेज पे, पर कितने कंसेप्चुअल चीजें हैं। आई होप सो आप लोग समझ चुके होंगे हर चीज। तो आज के सेशन में बालक इतना ही, मिलते हैं हम आपसे फिर अगले सेशन में। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एक बात और, हाँ, सभी बालक को कोर्स पे बेहतरीन डिस्काउंट है, इसका ऑफर का फायदा उठा लेंगे, जुड़ेंगे इंजीनियर प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन से। धन्यवाद।